नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जहां एक और एमएसएमईज के सामने कई नए मौके आ रहे हैं, तो वहीं कई चुनौतियां भी हैं और इसी में से एक प्रमुख चैलेंज है डिलेड पेमेंट्स। इसके समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में बजट 2023 में एमएसएमईज की पेमेंट्स को सेक्शन 43BH के दायरे में लाया गया ताकि माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन ग्राउंड पर इसको लेकर इंडस्ट्री के सामने कई चुनौतियां हैं। इसके तमाम पहलुओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें इस खास पेशकश में ज्वाइन कर रहे हैं राजेश मसंत, प्रेसिडेंट क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI, सुरेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट फोर्टी फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और राजीव चावला, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया। आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राजीव जी, शुरुआत आपसे। आप मौजूदा सिनेरियो को 43BH के कॉन्टेक्स्ट में कैसे एनालाइज कर रहे हैं? इंडस्ट्री से आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज न केवल पेमेंट को 45 डेज में लेना चाहते हैं, उन्हें भी आगे अपने सप्लायर्स को ये पेमेंट इसी नियम के तहत देनी, जो आज दो मुख्य कानून टैक्स के तहत जो लागू हैं। उसमें एक है GST का, जिसमें कहते हैं कि 180 दिन में यानी 6 महीने के अंदर आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करनी ही करनी है, वरना GST का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। और जो दूसरा है वो ये 43B में वो MSCs जो सरकारी कंपनीज को या सरकारी कॉर्पोरेशंस को या डिपार्टमेंट्स को सप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें ये प्रावधान के तहत समय से पेमेंट मिलना प्रारंभ नहीं हो रहा है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है कि वो अब 31 मार्च तक आगे अपने सप्लायर्स को कैसे देंगे। तो आज जिस MSC के पास बैंक का ऋण नहीं है, बैंक से CC लिमिट नहीं है, यदि वो MSC अभी तक ट्रेडर से मटेरियल खरीद कर आगे सप्लाई करती थी, अपना बिजनेस करती थी, आज वही ट्रेडर चाह कर भी अपने उस बायर को 45 डेज से अधिक पेमेंट नहीं दे पा रहा है। राजेश जी, इंडस्ट्री को 43BH को लेकर इश्यूज तो हो रहे हैं, पर क्या आप मानते हैं मंशा इंडस्ट्री को खासकर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने की रही है ताकि उन्हें समय पर पेमेंट मिल सके? जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है, CMAI उस इंटेंशन को वेलकम करता है और माइक्रो और स्मॉल की पेमेंट इज डेफिनेटली अ कंसर्न। सिर्फ जो तरीके से ये रूल इम्प्लीमेंट किया गया है, CMAI को वो रूल को लेके ऑब्जेक्शंस है। राजेश जी, तो जहां मकसद रहा है कि समय पर पेमेंट मिले, पर शायद इसकी वजह से कारोबार मिलने में MSCs को मुश्किल हो रही है और मीडियम एंटरप्राइजेस को प्राथमिकता मिल रही है, तो फिर क्या MSCs डी रजिस्टर करने पर भी सोच सकते हैं? सर, डेफिनेटली डी रजिस्टर होंगे। 2018 में गवर्नमेंट ने ये कहा कि प्राइवेट लिमिटेड एंड लिस्टेड कंपनी MSME को 45 डेज में पेमेंट करे। अगर वो 45 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको ROC में रिपोर्टिंग करना है। कहाँ ना कहाँ वो रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी और वो कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा था। अब जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपको MSME की, पर्टिकुलरली माइक्रो एंड स्मॉल की पेमेंट 45 डेज में करनी है अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो पेमेंट 15 दिन में करनी है। गवर्नमेंट का इंटेंशन वाकई अच्छा है, लेकिन कहाँ पे ग्राउंड रियलिटी से वो चूक गए हैं। टेक्सटाइल और अपैरल बिजनेस में हमेशा से जो एक पेमेंट की धारा रही है वो है 90 से 120 डेज, और कहाँ ना कहाँ वो 150 डेज भी पेमेंट रहती थी। अब गवर्नमेंट ने सबको इसमें, हर किस्म के स्मॉल और माइक्रो को इसमें ले लिया, मीडियम इसमें नहीं है, और इसके अलावा ट्रेडर्स तो इसमें बिल्कुल ही नहीं है। अब गारमेंट बिजनेस में और टेक्सटाइल बिजनेस में जितने मैन्युफैक्चरर्स का शेयर है, उससे कई ज्यादा ट्रेडर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर तो गवर्नमेंट ने सबको कवर नहीं किया तो डेफिनेटली लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा।
अभी सिंस जनवरी एंड से रिटेल से और डिस्ट्रीब्यूशन से ऑर्डर्स होल्ड पे हो गए हैं, सब स्मॉल और माइक्रो के। तो लोगों का कहना यह है कि भाई आपसे हम 1 अप्रैल से माल नहीं दे, 1 अप्रैल तक तो माल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 45 डेज में हमारी पेमेंट करने की क्षमता ही नहीं है। राजीव जी, आपकी क्या राय है? इस नियम के तहत वो चाहकर भी अपने बायर को 45 डेज से अधिक का क्रेडिट नहीं दे पा रहे हैं। अब ऐसे में उनका बायर को यदि 90 दिन का ही क्रेडिट चाहिए तो वो जाहिर है किसी मीडियम एंटरप्राइज में चल जाना चाहेगा जिसका 50 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है। तो ऐसे में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए बिजनेस खोने की भी एक संभावना है, और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस नहीं चाहते अपना बिजनेस खोना, क्योंकि आज के जमाने में बिजनेस मिलना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। बाकी तो समस्याएं या चैलेंजेस आते रहते हैं। तो ऐसे में या तो वो एमएसए अपने आप को डी रजिस्टर कराएं ताकि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड ही ना हो और वो अधिक दिन का क्रेडिट अपने बायर को दे सके, या वो चाहेगा कि मीडियम एंटरप्राइजेस भी इस नियम के तहत कवर हो जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि माइक्रो और स्मॉल से लेने में एक लिमिटेशन है पेमेंट की, लेकिन मीडियम में जो कि वर्तमान में नहीं है। तो जाहिर है बिजनेस के लॉज सभी के लिए, जहां 43 बीएम का नियम के अंतर्गत पेमेंट देने का नियम सबके लिए बना दिया गया, तो उसी तरह इसकी कवरेज का नियम मीडियम में भी लाना चाहिए, ऐसा हमारा भी मानना है, ताकि सभी एक ही समान हो। वरना ऐसा हो सकता है कि माइक्रो स्मॉल का बिजनेस मीडियम को चला जाए। तो सुरेश जी, यानी इस नए नियम के मुताबिक एमएससी से दूरी बनाते हुए उन यूनिट्स की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ प्लस है, राइट सर? माइक्रो और स्मॉल को अगर ये नियम लागू रहता है तो इस नियम की वजह से बहुत से बिजनेसमैन बिजनेस से ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में बिजनेस टू बिजनेस बहुत सारे बिजनेस में 3 महीने का 90 डेज का, बहुत सारे में 4 महीने का, 2 महीने का अलग अलग बिजनेस का धारा है पेमेंट करने का। सरकार ने, जैसे भी अपन पहले बात कर रहे थे, राजेश जी बोल रहे थे, सरकार की नीयत ठीक थी कि अच्छा काम हो कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर हम पेमेंट का रोटेशन कैसे फास्ट करके और बिजनेस बेटर कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस नियम को बनाया। पर सरकार ने स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से किसी से बात नहीं की, तो खत्म हो जाएंगे वो बिजनेस, शिफ्ट हो जाएगा अभी एक बार ट्रेडर्स के पास, फिर हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो बिजनेस शिफ्ट हो जाए मीडियम के पास। राजेश जी, तो फिर क्या आपका यह मानना है कि सेक्शन 43BH के दायरे में मीडियम एंटरप्राइजेस को भी लाया जाए, ताकि जो पूरी चेन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं सभी इसका हिस्सा हो सकें? सर एब्सोल्युटली मीडियम भी इसमें कवर होना चाहिए, इनफैक्ट इसमें ट्रेडर्स भी कवर होने चाहिए। गारमेंट का एक बिजनेस मॉडल है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है। कहां पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर को देता है। अगर आप ट्रेडर को कवर नहीं करोगे तो रिटेलर ये कहेगा मुझे मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट नहीं देना है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू दूंगा, जहां पे मुझे 45 डेज की पेमेंट का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को 45 डेज में पेमेंट नहीं देगा तो डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हिसाब से मैन्युफैक्चरर को 45 डेज में पेमेंट नहीं दे सकता है। तो आपको मीडियम को भी कवर करना पड़ेगा और पूरी चेन कवर करने के लिए ट्रेडर्स भी कवर होने चाहिए। सुरेश जी, देखा जाए तो कुछ साल पहले एमएसएमई की डेफिनेशन में बदलाव किया गया था। इसमें प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर कैटेगराइजेशन किया गया। वहीं 2021 जुलाई में रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को भी इसका हिस्सा बनाया गया, ताकि उन्हें भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया जा सके। आप मौजूदा डेवलपमेंट्स को ट्रेडर्स के नजरिए से कैसे देख रहे हैं? मेरा ये कहना है कि ये जो नियम है, या तो ये सब पे लागू हो या किसी पे लागू हो, इस बात से तो सहमति है, ये एक अच्छी चीज है, चाहे इसमें कोई भी ट्रेड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, सबके लिए एक नियम लागू हो जाए। दूसरा, पर इसमें बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो 45 डेज में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो सरकार को नियम में ये लाना चाहिए कि कोई भी ट्रेड टू ट्रेड आपस में कोई एग्रीमेंट, मेरे पास सपोज करो कोई डेड स्टॉक पड़ा है और डेड स्टॉक निकालना है मेरे को, और मेरी पार्टी उसको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की पेमेंट में लेती है, और मेरे को मेरा स्टॉक को नील करना है, तो मैं क्या करूंगा?
डील ही नहीं होगा। अगर मैं 45 डेज की बात करूंगा तो वो डील ही नहीं होगा। तो अगर मेरा प्री एग्रीमेंट किसी पार्टी से है, उसका रजिस्ट्रेशन का कोई नियम बना ले कि एमएसएमई में आपने अगर रजिस्ट्रेशन माल बेचते दफे कर लिया है और वो आपकी पेमेंट लेट हो रही है, तो उसको 120 डेज में भी, अगर वो 3 महीने 4 महीने में भी होती है, तो उसको एक लिमिट कर दिया जाए। चाहे वो 90 डेज की, मिनिमम 90 डेज की लिमिट होनी चाहिए। उस 90 डेज के अंदर अगर आपका प्री एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है कहीं भी एक अथॉरिटी से, तो आप उस बिजनेस को कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और ये नियम ऐसा नहीं कि कुछ पे तो लागू कर दिया जाए और कुछ पे लागू नहीं कर दिया जाए। दूसरी बात आप देखिए कि पुराना जो ये जो एमएसएमई में जो ट्रेडर को भी ले लिया गया, ट्रेडर और इंडस्ट्री की व्याख्या अलग अलग नहीं है। आपकी सर्विस की व्याख्या अलग है और ट्रेड और इंडस्ट्री को एमएसएमई में जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही आता है। पर फिर भी उसमें इंडस्ट्रियल अगर आपका नहीं है, तो जो ट्रेडर को जो बेनिफिट नहीं मिलते हैं, खासकर जो बैंक इंटरेस्ट पे जो सब्सिडी मिलनी होती है, वो सिर्फ इंडस्ट्री को मिलती है, वो ट्रेडर को नहीं मिलती है। तो जब रजिस्ट्रेशन हमने उस हिसाब से किया है, तो मेरे हिसाब से वो जो सब्सिडी वाला क्लोज है वो एमएसएमई पे पूरे पे कंप्लीट पे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उस पे लागू होना चाहिए, ताकि छोटे माइक्रो ट्रेडर्स को भी उसमें बेनिफिट मिल सके और उस सब्सिडी का या जो सरकारी दूसरी योजनाएं हैं उनका उनको बेनिफिट मिले। राजेश जी, आप अभी बात रख रहे थे कि स्मॉल बिजनेस डी रजिस्टर भी हो सकते हैं, पर कोशिश तो ये हो रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेन स्ट्रीम की तरफ आए। इससे इनफैक्ट उन्हीं का फायदा होगा, क्योंकि वो तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा ले पाएंगे। सर, अगर एक मैन्युफैक्चरर अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट कैंसिल कराएगा तो उसको बहुत सारे जगह तकलीफ होगी, लेकिन अगर माल ही नहीं बेच पाएगा तो उसके पास उपाय क्या है? एंड इट इज अ बायर्स मार्केट, आप आपके टर्म्स डिक्लेयर नहीं कर सकते हो सर। और क्योंकि ये पूरे इंडिया में स्प्रेड है बिजनेस, कहां ना कहां फिर ये हो जाएगा कि लोग एमएसएमई से डी रजिस्टर होके बगैर बिल भी शायद बिजनेस करेंगे। कहते हमने सरकार से कहा है आप इसको 2024 में इन अबेयंस रखिए, 2025 में इसको 90 डेज पे कीजिए, 2026 में 60 डेज पे ले आइए, 2026 में 45 डेज पे ले आइए। राजीव जी, तो राजेश जी स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने की बात रख रहे हैं। वहीं ये जो डी रजिस्टर का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर इससे तो जो लार्जर गोल है वो ही डिफीट होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि जीएसटी के बाद केवल एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन ही एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जिसमें सरकार के पास एक एमएसएमई का कंप्लीट डेटा आता है। यदि इस भय से कि हमसे बायर बिजनेस करने में कतराएगा, कोई माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज डी रजिस्टर करेगी, तो सरकार का ये ओवरऑल पर्पस डेफिनेटली हम ये विजन लूज करेंगे। राजीव जी, इस दौर में एमएससीज को जहां वर्किंग कैपिटल पर सपोर्ट की जरूरत है, वहीं पेमेंट्स में देरी तो मुश्किलें बढ़ा देती है, और ये देरी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी है। प्रावधान बनाना आवश्यक है स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम एमएससीज की पेमेंट्स या ओवरऑल हम ये कहें पेमेंट कल्चर का इंप्रूवमेंट करें इस देश के अंदर। तो सरकार को ये पहल करनी पड़ेगी अपने विभागों से, अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से, अपने रेलवे से, डिफेंस से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जो खुद इनकम टैक्स रिटर्न्स या बैलेंस शीट्स नहीं फाइल करते हैं और जिनके ऊपर इस नियम का असर नहीं होगा। लेकिन ऐसे में वहां यदि सुधार न हुआ तो मार्केट में ये साइकिल कैसे चलेगी पेमेंट्स की? मेरा कहना है कि सरकार को ये नियम सबसे पहले सरकार पे लागू करना चाहिए कि 15 दिन या 45 दिन में जो भी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जो सरकार को माल सप्लाई कर रहे हैं, उनकी सबसे पहले सरकार पेमेंट देनी चालू करे। अगर सरकार का पैसा टाइम से व्यापारियों से, इंडस्ट्रिस्ट के पास आएगा, तो डेफिनेटली किसी चीज की जरूरत नहीं है। वही रोटेशन, जो पैसे का रोटेशन है, वो बाजार में बहुत अपने आप ही फास्ट हो जाएगा। राजेश जी, ये जो सेक्शन 43BH को लेकर मुश्किल हो रही है, तो आखिर ये अब क्यों? दरअसल ये नियम तो 1 अप्रैल 2023 को ही लागू हो गया था। सर, ऐसा है, उस टाइम पे लोगों को गवर्नमेंट ने कोई एक अवेयरनेस क्रिएट नहीं किया था, लोगों को अवेयरनेस नहीं था। अब जैसे
हम एक मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो लोगों को जब से अवेयरनेस नहीं थी तो ये भी नहीं पता था कि कौन कवर होगा कौन नहीं कवर होगा। ये तो दिसंबर से मीडिया में ये चीजें आने लगी है एंड जनवरी से इसका जोर पकड़ा है। अदरवाइज जब ये आया था तो हमें तो ये लगा ऐसा मैन्युफैक्चरर इट इज बेनिफिट टू एमएसएमई। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर इसके अंदर से एमएसएमई टू एमएसएमई का अगर बिजनेस गवर्नमेंट हटा देती है, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर सेलिंग टू एमएसएमई ट्रेडर, अगर उसको आप 45 डेज की धारा से हटा देते हो तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। राजीव जी, आपकी क्या राय है? 1 अप्रैल 23 को इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जिसका के इम्पैक्ट अब पहली बार ये जो बैलेंस शीट क्लोज होगी 23-24 की 31 मार्च को, तो उसका इम्पैक्ट अब देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत समय लगा पूरी इंडस्ट्रीज को इसके सभी प्रावधानों को समझने में, और इसीलिए जो रिएक्शंस आ रहे हैं ये काफी लेट इन द डे आ रहे हैं, जबकि ये तो ऑलरेडी 1 अप्रैल 23 को इम्प्लीमेंट हो चुका था। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज बात हो रही है सेक्शन 43BH के तमाम पहलुओं पर। सुरेश जी, आइए आगे बढ़ते हैं। जो जेन्युइन बायर्स हैं और उनकी सही इंटेंशन भी है, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक धारणा ऐसी है कि पेमेंट टर्म्स को बायर और सेलर पर छोड़ देना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है सौरभ जी। सबसे बड़ी बात यही है कि बायर और सेलर दोनों अपने आप के पार्टनर, दोनों के आपके भी जो भी डिसीजन है सेल परचेज के, वो उन दोनों पे ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हर एक आदमी के प्रॉफिट के हिसाब से भी कई बार, और सामने वाले की डिमांड के हिसाब से, अगर आज की तारीख में अगर आपने 45 डेज का नियम लागू किया और सेलर जो है वो आपको माल नहीं दे पा रहा, या आप उसे परचेज करके पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, अगर पेमेंट नहीं दे पाओगे तो आप अपना आगे भी माल पूर्ति नहीं कर पाओगे। आपको माल बाजार में देना है, एक्सपोर्ट करना है, कहीं भी जाना है। अगर आप माल, आपके पास पैसा नहीं और आपने माल परचेज नहीं किया और नहीं दे पाए, तो एक साइकिल बहुत बड़ी टूट जाएगी जो पूर्ति होनी मुश्किल है। जैसे अभी राजेश जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि आप हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज इस नियम को अगर लागू करते हो तो कुछ ना कुछ परसेंटेज डेज में कट करते जाए, ताकि लोगों का एक चैनल जो चल रहा है वो चलता रहे और वो अगले साल के लिए उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो, या अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट करे, या सरकार की तरफ से कुछ नियम बने कि हम इतनी एक्स्ट्रा कैपिटल उतने ट्रेडर्स को जो जरूरत है उसके हिसाब से उनको और प्रोवाइड करा देंगे। राजीव जी, पेमेंट टर्म्स के पहलू पर आप क्या कहेंगे? साथ ही क्या फैसिलिटेशन काउंसिल्स में मीडियम एंटरप्राइजेस को भी शामिल करना चाहिए, जिसे हम कहेंगे फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस? एक बायर और सेलर को हक है अपने ट्रेड के हिसाब से, अपने इकोनॉमिक्स के हिसाब से, मार्केट एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी प्राइसेस को तय करने का और अपनी पेमेंट की टर्म्स को तय करने का। यदि वो पेमेंट टर्म्स ब्रीच होती है और अगर वो पेमेंट समय से नहीं मिलती है, तो ऐसे में जो एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल्स हैं वो तुरंत इस चीज को एक्ट करें, फास्ट आर्बिट्रेशन करें, फास्ट रेजोल्यूशन करें, और मीडियम एंटरप्राइजेस को भी एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत लाना चाहिए। राजेश जी, हमने 43BH पर तमाम पहलुओं पर बात की है। अब हम आपसे एक बड़ी पिक्चर पर राय चाहेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि डिलेड पेमेंट्स के कारण 10.7 लाख करोड़ लॉकअप हैं। आप समाधान पोर्टल को कैसे देखते हैं? सर, जो आपका एमएसएमई समाधान का पोर्टल है, ठीक है, अब गारमेंट का बिजनेस ऐसा है, मान लीजिए मुझे एक रिटेलर ने फोन किया कि सर मुझे ये 24 शर्ट्स आप अर्जेंट भेज दो, मेरे पास आगे ऑर्डर है। मैं इमीडिएटली उसके फोन पे उसको माल डिस्पैच कर देता हूँ, बिल रेस कर देता हूँ, मुझे पेमेंट भी आ जाती है। मैं उसका परचेज ऑर्डर नहीं बना पाता हूँ विद द बायर सिग्नेचर। ओके, अब मान लीजिए वो बायर उस बिल के ऊपर मुझे पेमेंट पे डिस्प्यूट रेस करता है, मुझे पेमेंट नहीं देता है,
Since I do not have the buyer's signature on a purchase order, और वो भी बायर का परचेज ऑर्डर, मेरे सेल्स ऑर्डर पे बायर का सिग्नेचर नहीं, बायर्स के परचेज ऑर्डर पे बायर्स का सिग्नेचर, अगर वो मेरे पास नहीं है तो समाधान का पोर्टल मेरी कंप्लेंट प्रोसेस नहीं करता है। तो ये सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कहां ना कहां वो समाधान वाला पोर्टल आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है। राजीव जी, चलते हुए ट्रेड्स की भूमिका पर आपकी राय, साथ ही इसका दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है? ट्रेड्स प्लेटफॉर्म एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और जो कि बड़ा अच्छा पायलट हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका पूरा यूटिलाइजेशन दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की वजह से नहीं हो रहा। पहला कि सभी कंपनीज जो MCA में रजिस्टर्ड हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अभी तक अपना डेटा ट्रेड्स पर शेयर नहीं किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये स्ट्रॉन्ग नियम बनाने पड़ेंगे और पुश करना पड़ेगा कि सभी कंपनीज, लार्ज कंपनीज जिन पर ये एप्लीकेबल है, वो अपना डेटा ट्रेड्स पर शेयर करें। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक सभी सरकारी विभाग, सभी सरकारी डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, रेलवेज, डिफेंस, ये सब जब तक PWD जब तक नहीं आएंगे ट्रेड्स पर, तब तक फिर ये अधूरा रह जाएगा। तो SME एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। इस सेशन में हमें ज्वाइन करने के लिए राजेश मसंद, प्रेसिडेंट क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI, सुरेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट 40 फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और राजीव चावला, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया, आप सभी का शुक्रिया। अगले सेशन में नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।